गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में फंक्शंस के बारे में बताया था, इस लेक्चर में मैं आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ही बारे में और आगे की जानकारी दूंगी। हमने पिछले लेक्चर में यूज़र डिफाइंड फंक्शन को दो तरीक़ों से बनाने के लिए देखा था। एक तरीका था आपका बाय द यूज़ और एक तरीका था आपका बाय द कॉल। आज हम बाय द यूज़ में ही पैरामीटराइज्ड फंक्शन को यूज़ करके नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो यूज़र अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्रिएट करता है, ताकि वो अपने उस प्रोग्राम को, उस कोड को बार बार रिटर्न करने से बच सके। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम एक ही कोड को बार बार लिखने से बच जाएं और उनको जब चाहें अपने प्रोग्राम में जिस तरीके से चाहें बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन और पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बारे में जाना था, और बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया था। तो मैं अभी आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का ही एक और प्रोग्राम बता देती हूँ कि कैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करके प्रोग्राम क्रिएट करना है। फिर उसके बाद हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन और आर्गुमेंटेड फंक्शन के ऊपर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। मैं समझती हूँ कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो अभी हम लोग एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन पर है। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिन पर हम कोई भी पैरामीटर, वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट नहीं डालते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करके एक और प्रोग्राम बना रही हूँ, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम फैक्टोरियल नंबर को कैसे काउंट करेंगे ये सीखेंगे। हम लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम पहले भी बनाया है, लेकिन वो हम लोगों ने लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में बनाया था, और अब हम इन्हें फंक्शंस के थ्रू बनाएंगे। जैसा कि हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को दो जगह पर पोजीशन होती है उनके डिक्लेरेशन की। तो अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में फ़ंक्शन को जस्ट वॉइड मेन के बाद क्रिएट किया था। इस प्रोग्राम में मैं फ़ंक्शन का डिक्लेरेशन वॉइड मेन के ऊपर कर रही हूँ। हम अपने फंक्शन को जस्ट हैश लाइब्रेरी हैश के बाद या लाइब्रेरी के इंक्लूड करने के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है, और फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि हम पहले से अपने फंक्शन का नाम और टाइप, डेटा टाइप पहले से डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, डिक्लेयर कर दे रहे हैं। सी कंपाइलर को हम ये बता दे रहे हैं कि हमारे फंक्शन का क्या नाम और डेटा टाइप होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अब इसके बाद हम, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वॉइड मेन की, क्योंकि हम किसका प्रोग्राम बना रहे हैं, फैक्टोरियल नंबर का, और वो भी फंक्शन का यूज़ करके। और ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन।
नेक्स्ट हमने अभी फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने वॉइड मेन लिखा है। अब उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम फैक्ट है। फैक्ट नाम लिख के उसके बाद पैरेंथेसिस लगाकर सेमीकोलन, यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है। तो मैं यहाँ आप लोगों को कमेंट लाइन में लिख के बता दे रही हूँ, इट इज़ अ फंक्शन कॉलिंग। उसके बाद हमारा जो वॉइड मेन का पोर्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, और हम वॉइड मेन को के ब्लॉक को कर्ली के ब्रेसेस से बंद कर देंगे। उसके बाद अब हमारी बारी आती है फंक्शन को डिफ़ाइन करने की। अब हमारा फंक्शन जो हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर फैक्ट, इसे हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। इंटीजर फैक्ट देन पैरेंथेसिस ब्लॉक और देन कर्ली। अब हम यहाँ पर वह रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके थ्रू हम कोई एक फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किसी भी नंबर का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑफ एनी नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग द फंक्शन। और हम फंक्शन कौन सा बना रहे हैं, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, हमारा जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। आप लोगों को मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल का जो हमारा फैक्टोरियल का जो स्टेटमेंट है, रिटर्न कोड है, वह लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मैं 3 वेरिएबल ले लेती हूँ, एक n, क्योंकि हमारा कोई भी नंबर हम डालेंगे तो उस नंबर को स्टोर करना, उस नंबर को हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वेरिएबल है हमारा n। हमको एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी i, और उसके बाद हमारे पास हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हमारे पास एक फैक्टोरियल स्टोरिंग नंबर होगा f, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 1 रख रही हूँ। इसकी इनिशियल वैल्यू 1 इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो इसमें एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जिससे हमारी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो 1 देने से हमारी ये गार्बेज वैल्यू वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। n हमारा वो वेरिएबल है जिसके लिए मेरे को फैक्टोरियल नंबर निकालना है, और i हमारा वो काउंटर वेरिएबल है जो लूप में यूज़ किया जाएगा, और f हमारा फैक्टोरियल नंबर है जिसमें मैंने 1 स्टोर किया है। अब इसके बाद हम n के लिए वैल्यू एंटर करवाएंगे। ये 2 स्टेटमेंट n के लिए वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपना फैक्टोरियल के कैलकुलेशन के लिए जो फैक्टोरियल मेथडोलॉजी है, जो मैंने आप लोगों को लूप में बताई हुई है, उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कोई सा भी लूप का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर लूप का फॉर्मेट यूज़ कर रही हूँ। i is equals to 1, i is less than and equals to n, देन i प्लस प्लस। मैंने एक लूप क्रिएट किया है। इस लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल नंबर काउंट करेंगे। f इज इक्वल्स टू f इंटू आई, देन कर्ली क्लोज। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लिखा है। फॉर लूप क्या करेगा, आपकी काउंटर वेरिएबल, क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग को नंबर को फैक्टराइज करना होता है, मतलब जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, उन सारे नंबर से लेकर उनके जितने भी मिनिमम नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे इसके 5 के जितने भी बैकवर्ड नंबर है, जितने भी प्रीवियस नंबर है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर इनका एक फैक्टराइज नंबर निकलेगा। और 5 को, इन सारे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टराइज नंबर निकलेगा 120। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने f की वैल्यू को 1 रखा था, क्योंकि स्टार्टिंग में f की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी, और हमारा
जो फैक्टराइजेशन नंबर है, जैसे हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन नंबर दिया हुआ है 5, तो आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और आई स्टार्ट होगा 1 से। 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये एन जहाँ पर हमने जो वैल्यू डाली हुई है वो उस वहाँ तक लूप चलेगा। देन उसके बाद हमारा कंट्रोल नीचे आएगा। एफ में ऑलरेडी हमने 1 स्टोर करके रखा हुआ है, तो 1 इंटू 1 हमारा 1 स्टोर हो जाएगा आपके एफ में। अगेन ये लूप इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और उसके बाद 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। हमारा लूप का कंट्रोल नीचे आएगा। अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 है और एफ तो हमारा ऑलरेडी पहले से 1 ही है। 1 इंटू 2 हमारा वापस से एफ में क्या स्टोर हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से हमारा लूप एक आगे इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद अब हमारे लूप की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। हम अगेन उस कोड पर आएंगे जहाँ पर फैक्टोरियल काउंट कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर f की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी और i की वैल्यू अभी 3 हुई है, तो 3 इंटू 2 और वापस से हमारे f में फिर से रीस्टोर हो जाएगा 3 इंटू 2, इट मीन्स 6। और फिर उसके बाद हमारा लूप इसी तरीके से तब तक कैलकुलेशन करता रहेगा जब तक हमारी जो गिवन कंडीशन है वो अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। जब तक हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा तब तक हमारा यह ऑपरेशन जो फैक्टोरियल काउंटिंग के लिए है यह परफॉर्म होता रहेगा। लेकिन जैसा ही हमारा ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड होता है, हमारा ये रिटर्न कोड जो कि फॉर ब्लॉक के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे मैंने 5 दिया है तो ये 5 टाइम्स तक चलेगा और जैसे ही ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएंगे हमको हमारा फैक्टराइजेशन नंबर 120 मिलेगा। अब हमने यहाँ पर f को अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा प्रिंट f को हम प्रिंट करवाएंगे जिससे हमें हमारा फैक्टोरियल नंबर मिलेगा। फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल्स टू %d डबल कोट सेमीकोलन वेरिएबल f। ये वैल्यू प्रिंटिंग, ये प्रिंट f का यूज़ मैंने फैक्टोरियल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए किया है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, हम 2 तरीके से वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो हम मैसेज प्रिंटिंग का काम करते हैं और एक तरीका होता है हमारा वैल्यू प्रिंटिंग का। तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट f के दोनों के एग्जांपल्स है। ये लाइन आपका मैसेज प्रिंटिंग का काम कर रही है जिसमें सारे वैल्यूज़ आपके कैरेक्टर हैं और यहाँ पर आपका प्रिंट f जो है वो वैल्यू, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू जो फैक्टोरियल वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d, क्योंकि हमारा f का जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा वो किस टाइप का होगा, आपका इंटीजर होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमारा बन चुका है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमने कर्ली ओपन किया है तो कर्ली को हमको क्लोज भी करना होगा। जैसे ही ये वैल्यू प्रिंट होगी हमारा जो स्टेटमेंट है वो रिटर्न होके वापस से फंक्शन कॉल पर आएगा और फंक्शन कॉल पर आने के बाद गेट cs से होते हुए लास्ट लाइन से होते हुए इस कर्ली पे ख़त्म होते हुए रिटर्न बैक हो जाएगा। इस प्रोग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम है जिसको आप लोगों ने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है और इसको मैंने बाय द फंक्शन और वो भी बाय द यूज़, और बाय द यूज़ में भी कौन सा टाइप है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंटेड और पैरामीटराइज लिस्ट नहीं होती है। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप लोग भी ध्यान रखेंगे। हमको पैरामीटर फंक्शन नहीं यूज़ करना है, मतलब वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट नहीं डालना है। फंक्शन को सबसे पहले या तो वॉइड मेन के जस्ट ऊपर या तो वॉइड मेन के जस्ट बाद डिक्लेयर करना है।
CLR SCR आप लोग जानते हैं, क्लियर करने की का प्री डिफाइंड फंक्शन है। देखिए जैसे यहाँ पर मेरे को ये यूज़ करना था तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे कॉल किया और इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे प्रोग्राम में आकर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप अपने जो आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है आप उसको कॉल करेंगे, देन गेट ch और आपका void main का ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हमको अगर कोई भी प्रोग्राम सी में क्रिएट करना है तो कम से कम उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये void main हमारा वो फंक्शन है जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास रहेगा और ये वो हमारा फंक्शन है जो हम डिफ़ाइन करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे और हम कॉल करेंगे। तो हम जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जब हम यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन बनाते हैं तो हमको कम से कम 3 स्टेप से ज़रूरी है हमारे लिए। पहला स्टेप्स है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का और जिसको प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है, और दूसरा स्टेप है आपका फंक्शन कॉलिंग का, और तीसरा स्टेप है ये जो तीसरा स्टेप है वो है आपका फंक्शन को डिफ़ाइन करना। फंक्शन को जब तक हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे हमारे फंक्शन कॉलिंग और डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा हमारा कंपाइलर का कंट्रोल जहाँ पर भी फंक्शन ब्लॉक हमने डिक्लेयर किया है वहाँ आ जाएगा और हमारे उस रिटर्न कोड को उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो रिटर्न कोड हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके रिज़ल्ट को प्रिंट करेगा और उसके बाद वापस से यहाँ से रिटर्न बैक आपके उसी फंक्शन में जहाँ पर आपने कॉल किया है वहाँ पर आएगा, वैल्यू सबमिट करेगा और फिर वहाँ से वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का एक और प्रोग्राम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।